हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम पी ब्लॉक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, पी ब्लॉक जो है वो ऐसा एक चैप्टर है जो काफ़ी बोरिंग लगता है स्टूडेंट्स को भी, और जो टीचर्स इसको पढ़ाते हैं उनको भी थोड़ा सा पढ़ाने में जो है बोरिंग फील होता है, बिकॉज ये चैप्टर काफ़ी फैक्ट बेस्ड है और काफ़ी इसमें इनऑर्गेनिक वाली रिएक्शंस भी है जो आपको डायरेक्ट ध्यान रखनी होती है। सो इस वीडियो में पी ब्लॉक को जितना सिंपल मैनर में हो सकेगा मैं आपको डिलीवर करने की कोशिश करूँगा। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस की। क्लास 12th के अंदर हमें 4 ग्रुप्स पढ़ने हैं, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17 एंड ग्रुप 18। ग्रुप 15 आपका हो गया नाइट्रोजन फैमिली, ग्रुप 16 आपका हो गया ऑक्सीजन फैमिली जिसको चाल्कोजन फैमिली भी बोलते हैं, ग्रुप 17 आपका हो गया हेलोजन फैमिली, और ग्रुप 18 जो है वो हो गया इनर्ट गैसेस या नोबल गैसेस। ये 4 ग्रुप हमें क्लास 12th के अंदर डिस्कस करने हैं। इसके अलावा ग्रुप 13 और ग्रुप 14 भी होता है पी ब्लॉक में। ग्रुप 13 जो है वो बोरोन फैमिली हो गया और ग्रुप 14 जो है वो कार्बन फैमिली हो गया। ये दोनों ग्रुप आपके क्लास 11th के अंदर है और ये 4 ग्रुप्स हमें क्लास 12th के अंदर पढ़ने हैं। अब अच्छी बात यह है कि इस बार जो है काफ़ी सिलेबस रिड्यूस हुआ है, तो पी ब्लॉक में भी काफ़ी सारे टॉपिक जो है वो रिड्यूस हो चुके हैं। पहले ही आप डिलीटेड टॉपिक्स जो है वो उनको ध्यान में रखना, कहीं आप उनको गलती से ना पढ़ो। अब हम बात करते हैं सिलेबस की। तो देखिए, हर ग्रुप के अंदर कुछ कॉमन टॉपिक है जो तो हमें पढ़नी है, जैसे कि जनरल इंट्रोडक्शन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, अकरेंस हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट्स हो गया, और उनका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ का क्या ट्रेंड है ये हो गया। इसके अलावा कुछ कंपाउंड्स होंगे जो हर ग्रुप में हम देखेंगे, जैसे कि ग्रुप 15 में कौन कौन से कंपाउंड्स हमें देखने हैं। एक तो नाइट्रोजन हो गया, दैट मीन्स N2, उसका प्रॉपर्टीज़ और उसका यूजेस। इसके अलावा नाइट्रोजन के कुछ कंपाउंड जैसे कि अमोनिया और नाइट्रिक एसिड, इसका प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज़ हमें डिस्कस करना है। ग्रुप 16 की अगर बात करें, ग्रुप 16 के अंदर आपको डाइऑक्सीजन देखना है, दैट मीन्स O2। उसके अलावा इसके ऑक्साइड्स का क्लासिफिकेशन, ओजोन हो गया, सल्फर के एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हो गए, और सल्फर के कंपाउंड्स जो है प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड, इसका प्रॉपर्टीज और यूज, और ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर, इनकी ओनली स्ट्रक्चर्स ही हमें देखनी है। देन ग्रुप 17 में देखिए हेलोजन के कुछ कंपाउंड्स, उनका प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ क्लोरीन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दैट मीन्स Cl2 और HCl, इसके बारे में पढ़ना है। और इंटर हेलोजन कंपाउंड्स को हमें देखना है, और ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजन की ओनली स्ट्रक्चर्स, इनको हमें पढ़ना है। देन ग्रुप 18 के अंदर आपको सिर्फ इनका जनरल प्रॉपर्टीज, अकरेंस और ट्रेंड ही देखना है और इसका यूजेस देखना है। दैट मीन्स इसमें बाकी जो टॉपिक्स थे, जीनोन वगैरह के कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर, वो सब हट चुका है। चलिए स्टार्ट करते हैं ग्रुप 15 से। देखिए, ग्रुप 15 जो है उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, अकरेंस देखेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट्स को देखेंगे, और ट्रेंड्स इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि ये H2 के साथ क्या बनाता है, वाटर के साथ में क्या बनाता है, आप जो बोलते हैं मीन्स हेलोजन के साथ में क्या बनाता है, देन मेटल के साथ में किस तरह से रिएक्ट करता है। तो कुछ कॉमन रिएक्शंस इनकी हम डिस्कस करेंगे। देन नाइट्रोजन का प्रिपरेशन और उसका प्रॉपर्टीज़ और यूज़, और नाइट्रोजन के कुछ कंपाउंड जैसे कि अमोनिया एंड नाइट्रिक एसिड। ये टॉपिक्स को आज के वीडियो में हम कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें ग्रुप 15 की। ग्रुप 15 के एलिमेंट्स जो हैं उनको आपको याद रखना है। इवन सभी ग्रुप के एलिमेंट्स को आपको ग्रुप वाइज याद रखना है, जैसे कि ये स्टार्ट होता है नाइट्रोजन से, उसके बाद में फॉस्फोरस, उसके बाद में आर्सेनिक, उसके बाद में एंटीमनी, एंड लास्ट में जो है वो है बिस्मथ। इसके लिए जो ट्रिक है वो है न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बीके। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बीके। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। ये तो बात हुई इनके एटम्स की। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब हम बात करेंगे इनके अकरेंस की। तो अकरेंस में आप जानते हो कि नाइट्रोजन जो है वो एटमॉस्फेयर में 78% होता है। इसके अलावा नाइट्रोजन जो है आपका अर्थ क्रस्ट में भी मिलता है, जैसे कि सोडियम नाइट्रेट जो है इसका जो नाम है दैट इज कॉल्ड चिली सॉल्टपीटर, इसको आप ध्यान रखिए, एग्जाम में पूछ सकता है। पोटेशियम नाइट्रेट जो है इसका नाम है इंडियन सॉल्टपीटर। ओके, ये नाइट्रोजन के कुछ मिनरल्स हैं जिनका नाम आप ध्यान रख सकते हो। सोडियम नाइट्रेट इज कॉल्ड चिली सॉल्टपीटर,
पोटेशियम नाइट्रेट इज कॉल्ड इंडियन सॉल्टपेटर। इसके अलावा नाइट्रोजन जो है वो प्रोटीन्स में भी प्रेजेंट होती है। फॉस्फोरस की अगर बात करें तो रॉक्स के अंदर प्रेजेंट होता है। और इसके अलावा जो आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ है, ये सल्फाइड मिनरल्स के फॉर्म में मिलते हैं। तो ये तो बात हुई इनके अकरेंस की। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। जो ग्रुप 15 है उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है दैट इज NS2Np3। दैट मीन्स आपका s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और p ऑर्बिटल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। सो नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2s2 2p3, इस तरह से फॉस्फोरस का हो गया 3s2 3p3, देन नेक्स्ट का 4s2 4p3, 5s2 5p3 एंड बिस्मथ का हो जाएगा 6s2 6p3। अब नेक्स्ट इसके बाद में हम बात करते हैं इनके एटॉमिक और आयनिक रेडियाई की। तो देखिए जो साइज है, जब आप नाइट्रोजन से फॉस्फोरस की ओर मूव करोगे, हम जनरली क्या देखते हैं कि साइज अप टू डाउन चलने पे बढ़ता है। साइज जो है अप टू डाउन चलते हैं जब हम किसी भी ग्रुप में, तो साइज बढ़ता है। सो नाइट्रोजन से जब आप फॉस्फोरस जाओगे तो साइज काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है, एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज जो है साइज में आपको देखने को मिलता है। बट उसके बाद में साइज जो है वो मार्जिनली इंक्रीज होता है। दैट मीन्स थोड़ा थोड़ा बढ़ता है लेकिन थोड़ा थोड़ा बढ़ता है। इसके पीछे रीज़न क्या है कि जब आप नाइट्रोजन से फॉस्फोरस जाते हो ना, तब तो एक शेल ऐड हो जाता है, 2s2p से 3s3p हम जा रहे हैं। बट उसके बाद में आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ में क्या होता है, d ऑर्बिटल में और यहाँ आगे f ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन्स भरना शुरू होते हैं। सो जब d और f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरना शुरू होते हैं तो वहाँ पे न्यूक्लियर अट्रैक्शन जो है वो बढ़ता है, जिस वजह से जो है साइज जो है वो ऑलमोस्ट आप देखते हो लेंथेनाइट्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है, देन आपका डी ब्लॉक के अंदर भी जो है न्यूक्लियर अट्रैक्शन जो है वो बढ़ता है, जिस वजह से साइज में इतना ज़्यादा इंक्रीज आपको देखने को नहीं मिलता है। ऑलमोस्ट इनका सिमिलर साइज है। सो ये तो बात हो गई साइज की। रीज़न क्या है स्मॉल इंक्रीज का? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कंप्लीटली फिल्ड डी और एफ ऑर्बिटल्स इन हेवियर मेंबर्स। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इनके आयोनाइजेशन एंथैल्पी की। तो देखिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब होता है किसी भी एटम के वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको कितनी एनर्जी खर्च करनी पड़ रही है, दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो देखिए जो एटम छोटा होगा, स्मॉल साइज होगा, उसमें आयोनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू ज़्यादा होगा बिकॉज न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज़्यादा है, और जो वैल्यू लार्जर होगा उसमें आयोनाइजेशन एंथैल्पी का जो वैल्यू है वो कम। सो जब आप अप टू डाउन जाएंगे तो साइज बढ़ रहा है, इस वजह से आयोनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू जो है वो डिक्रीज होगा। बट अगर हम कंपेयर करें ग्रुप 14 को और ग्रुप 15 को, तो देखिए ग्रुप 14 जो है दैट मीन्स आपका कार्बन फैमिली, और ग्रुप 15 जो है दैट इज नाइट्रोजन फैमिली। सो यहाँ पे क्या होता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होता है बिकॉज कार्बन के कंपैरिजन में नाइट्रोजन का साइज स्मॉल होता है। बट अगर हम ग्रुप 15 और ग्रुप 16 को कंपेयर करें तो देखिए ग्रुप 15 का कॉन्फ़िगरेशन होता है 2s2 2p3 और ग्रुप 16 का कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2Np4, दैट मीन्स 2s2 2p4 अगर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे ये वाला कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है और ये वाला कॉन्फ़िगरेशन कंपैरेटिवली लेस स्टेबल है। ये स्टेबल है बिकॉज ऑफ हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। सो यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है ग्रुप 16 वाला, ये कंपैरेटिवली कम एनर्जी लेके अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद में ये स्टेबल हो जाता है 2s2 2p3। सो जब आप ग्रुप 15 और 16 को कंपेयर करोगे ना, सो ग्रुप 15 का आईपी का वैल्यू ग्रुप 16 से ज़्यादा होगा। दैट मीन्स नाइट्रोजन का आईपी का वैल्यू, आयोनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू ऑक्सीजन से ज़्यादा होगा। ये यहाँ पे एक एबनॉर्मल ट्रेंड हमें देखने को मिलता है और इसके पीछे रीज़न जो है दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए ये जो ग्रुप 15 वाले एलिमेंट्स हैं ये सक्सेसिव 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। सो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जब डोनेट करेगा तो जो एनर्जी लगेगी दैट इज आईपी फर्स्ट, सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए जो एनर्जी लगेगी दैट इज आईपी सेकेंड, और थर्ड इलेक्ट्रॉन जब ये डोनेट करेगा तो जो एनर्जी चाहिए दैट इज कॉल्ड आईपी थर्ड। और अपन 11th क्लास में ही पढ़ चुके हैं कि सक्सेसिव जो आईपीज होती है उनका वैल्यू हमेशा इंक्रीज होता है। दैट मीन्स पहला इलेक्ट्रॉन जब आप निकालेंगे दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी खर्च करना पड़ेगा और तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए और ज़्यादा एनर्जी खर्च करना पड़ेगा बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन जाने के बाद में कैटायन बन जाता है। मान लो नाइट्रोजन है, इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो ये बन गया N पॉजिटिव। अब N पॉजिटिव से जब आप दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो आपको ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी बिकॉज पॉजिटिव
के अंदर एक तो साइज भी स्मॉल हो गया और दूसरा न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स भी बढ़ गया, जिस वजह से हमें ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। सो ये बात होगी इनके आईपी वैल्यूज़ की या आयोनाइजेशन एंथैल्पी की। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की। सो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी क्या होता है, साइज बढ़ने के साथ में डिक्रीज होता है। सो अप टू डाउन जब हम चलेंगे तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इनका ग्रेजुअली डिक्रीज होता जाता है। सो ये जनरल पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होगी। अब हम देखते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो देखिए जितने भी एलिमेंट्स हैं ग्रुप 15 के वो सब पॉली एटॉमिक है नेचर में। जैसे आप N2 देख लीजिए, फॉस्फोरस P4 मिलता है, सल्फर S8 सल्फर यहाँ पे नहीं है। सो जितने भी ये हैं ये जनरली पॉली एटॉमिक आपको देखने को मिलेंगे। देन डाई नाइट्रोजन जो है वो एक गैस है जबकि बाकी सब सॉलिड है। दैट मीन्स N2 जो है वो फिजिकल स्टेट गैसियस मिलेगा, बाकी सब जो है फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी वगैरह वो सब आपको सॉलिड फॉर्म के अंदर मिलेगा। देन अप टू डाउन चलेंगे तो इनका मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, क्योंकि अप टू डाउन चलेंगे तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बढ़ेगी। अभी अभी हमने पढ़ा ना आयोनाइजेशन एंथैल्पी घटता है। दैट मीन्स जो बिस्मथ होगा और जो लास्ट वाले होंगे उनका मेटेलिक नेचर ज़्यादा होगा, नाइट्रोजन का मेटेलिक नेचर नहीं होगा, वो नॉन मेटल की तरह बिहेव करता है। उसके बाद में इनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो जनरली टॉप टू बॉटम चलने पे इंक्रीज होता है, बट इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो आर्सेनिक तक इंक्रीज होता है, लेकिन उसके बाद में जो है बिस्मथ तक डिक्रीज होता है। सो ये यहाँ पे एक एक्सेप्शनल आप देख सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट में, बट आई डोंट थिंक एग्जाम में यहाँ से कोई क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद में देखिए जो नाइट्रोजन है उसके अलावा जितने भी है वो सब एलोट्रॉपी शो करते हैं। एलोट्रॉपी जैसे कि ये अपना एलिमेंटल स्टेट में अलग अलग जो है स्ट्रक्चर शो करते हैं। जैसे आपको एक एग्जांपल दूं तो कार्बन के 3 एलोट्रॉप हम पढ़ते थे, काफ़ी फेमस थे, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरीन। इसी तरीके से इन कंपाउंड्स के भी एलोट्रॉप्स आपको मिल जाएंगे, बट नाइट्रोजन का एलोट्रॉप आपको नहीं मिलेगा। सो ये बात हो गई इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। नेक्स्ट, जैसा कि मैंने आपको कहा कि अप टू डाउन चलने पे मेटेलिक नेचर बढ़ेगा। सो आप देखिए फर्स्ट 2 मेंबर्स जो है दीज आर नॉन मेटल्स, नेक्स्ट 2 मेंबर्स आर मेटेलॉइड्स। दैट मीन्स कभी कभी मेटल और कभी कभी नॉन मेटल की तरह बिहेव कर सकता है। और जो लास्ट मेंबर है बिस्मथ, दैट इज टिपिकल मेटल, वो मेटल की तरह बिहेव करेगा। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए हम बात करेंगे अब इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। सो देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इनका ऑक्सीडेशन स्टेट और इनका केमिकल रिएक्टिविटी का ट्रेंड। इनका जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो होता है -3, +3 एंड +5। सो ये 3 ऑक्सीडेशन स्टेट ये वाले कंपाउंड आपको शो करेंगे, -3, +3 एंड +5। सो -3 जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, इसका स्टेबिलिटी अप टू डाउन चलेंगे तो डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा? क्योंकि -3 का मतलब है कहीं से इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया है। सो इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होनी चाहिए, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अप टू डाउन चलने पे घटता है, इसलिए -3 ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी अप टू डाउन चलने पे घटेगा। जनरली नाइट्रोजन ही -3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो शो करता है। सो -3 की बात हो गई। अब बात करते हैं +3 और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट्स की। तो देखिए +3 और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, इन दोनों में अगर हम देखें तो अप टू डाउन चलने पर +3 का स्टेबिलिटी बढ़ता है, और ये जो है थ्रू आउट किसी भी ग्रुप में देखिए जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है, इसको हम एक कॉन्सेप्ट का नाम देते हैं जिसको कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो अगर आपसे कोई पूछे कि अप टू डाउन चलने पे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ में से कौन सा वाला ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा, तो अप टू डाउन चलने पर बिस्मथ का +3 वाला जो स्टेट होगा दैट विल बी मोर स्टेबल देन +5। तो इसका रीजन क्या है? इनर्ट पेयर इफेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। तो देखिए अब हम बात करते हैं कि नाइट्रोजन जो है वो ठीक है कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया इनका -3, +3 और +5, बट इसके अलावा नाइट्रोजन जो है ये +1, +2, +4 भी शो करता है, बट किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ में। ऑक्सीजन के साथ में जैसे कि आपको अगर एक एग्जांपल दूं N2O, तो N2O में देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन का +1 है, ऑक्सीजन का -2, 2 नाइट्रोजन है तो ईच सब पे दोनों पे +1 होगा। जैसे कि NO के अंदर देखिए आपका नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन का हो गया -2, तो इसको बैलेंस करेगा +2। इसी तरह से NO2 में देखिए, NO2 में कितना है? +4 है। सो नाइट्रोजन जो है ये ऑक्सीजन के साथ में +1 से लेके +4 तक की ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। इसके अलावा देखिए
जो है +1 से +4 जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी है, ये शो करती है। डिस्प्रोपोर्शनेशन क्या होता है, जब सेम कंपाउंड का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है तो उसको डिस्प्रोपोर्शनेशन बोलते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए HNO2 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, ऑक्सीजन 2 है तो -4 हो गया टोटल, हाइड्रोजन पे +1 हो गया, तो नाइट्रोजन का यहाँ पे +3 है। उसके बाद में HNO3 के अंदर नाइट्रोजन का +5 है, NO के अंदर इसका जो है वो +2 है। तो आप देख रहे हो +3 से +5 दैट मीन ये तो हो गया ऑक्सीडेशन, और +3 से +2 ये हो गया रिडक्शन। तो इस तरीके की रिएक्शन को डिस्प्रोपोर्शनेशन हम बोलते हैं। तो एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर ये कंपाउंड डिस्प्रोपोर्शनेशन शो करते हैं। उसके बाद में देखिए फॉस्फोरस की अगर बात करें, सो फॉस्फोरस के जो है जो कंपाउंड्स है वो +5 और -3 के बीच में डिस्प्रोपोर्शनेशन जो है शो करेंगे। उसके बाद में नाइट्रोजन जो है उसका मैक्सिमम वैलेंसी 4 आपको देखने को मिलता है। मैक्सिमम वैलेंसी 4 कैसे, देखिए नाइट्रोजन का नॉर्मल वैलेंसी 3 होता है और मैक्सिमम ये क्या करता है, एक लोन पेयर से भी बॉन्ड बना सकता है। इस तरह से मैक्सिमम वैलेंसी ये 4 शो कर सकता है। अगर एक एग्जांपल आपको बताऊं तो अमोनियम आयन आपने देखा होगा NH4 पॉजिटिव, इसके अंदर नाइट्रोजन का मैक्सिमम वैलेंसी जो है वो 4 है। बट बाकी जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं उनका मैक्सिमम वैलेंसी 6 तक भी आपको देखने को मिल सकता है। इसके पीछे रीज़न क्या है, इसके पीछे रीज़न ये है कि नाइट्रोजन के पास में सिर्फ S और P ऑर्बिटल्स हैं, तो ये मैक्सिमम अपना 4 बॉन्ड ही बना सकता है। लेकिन इसके बाद वाले जितने भी हैं, फॉस्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, उनके पास D ऑर्बिटल भी प्रेजेंट है, जिस वजह से ये अपनी मैक्सिमम को वैलेंसी को 6 तक लेके जा सकते हैं। तो ये बात हो गई इनके ऑक्सीडेशन स्टेट, डिस्प्रोपोर्शनेशन की प्रॉपर्टी और इनके वैलेंसी की। नाइट्रोजन की मैक्सिमम 4 हो सकती है, बट बाकी सबकी मैक्सिमम 6 तक हो सकती है। अब देखिए किसी भी ग्रुप के अंदर आप देख लीजिए, चाहे S ब्लॉक में चाहे P ब्लॉक में, जो भी फर्स्ट मेंबर होता है वो बाकी सब मेंबर्स के साथ में कुछ डिफरेंस शो करता है प्रॉपर्टीज के अंदर। इसको बोलते हैं एनोमेलस बिहेवियर या एनोमेलस प्रॉपर्टीज। यहाँ पे भी क्या होगा, नाइट्रोजन जो होगा वो बाकी सब के साथ में कुछ डिफरेंसेस या वेरिएशंस शो करेगा, जिसको हम बोलेंगे एनोमेलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। अब इस एनोमेलस बिहेवियर के पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे कुछ रीजन होता है, जैसे कि एक तो स्मॉल साइज, आपने देखा नाइट्रोजन से फॉस्फोरस साइज काफी ज्यादा बढ़ गया था, बट बाद में साइज जो है वो ऑलमोस्ट मार्जिनली इंक्रीज होता है। उसके बाद में हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इसका एक रीजन है, हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी इसका एक रीजन है, और सबसे जो मेन रीजन है वो है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स। दैट मीन्स इसके पास में डी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है, जिस वजह से इसका वैलेंसी और बाकी सारी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। अब देखिए कौन कौन से एनोमेलस बिहेवियर नाइट्रोजन शो करता है, उसको अपन 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो नाइट्रोजन है वो नेचर के अंदर गैसियस स्टेट में मिलता है, जबकि बाकी सब जो है वो सॉलिड स्टेट में आपको देखने को मिलते हैं। दूसरी चीज, नाइट्रोजन का एलोट्रॉप भी नहीं मिलता है, बाकी सबका एलोट्रॉप भी आपको देखने को मिलता है। ये फर्स्ट आपका एनोमेलस बिहेवियर हो गया इनका फिजिकल स्टेट में। दूसरा इनका एनोमेलस बिहेवियर है एटोमिसिटी में। देखिए नाइट्रोजन जो है वो डाई एटम के अंदर ट्रिपल बॉन्ड बना के रहता है, N ट्रिपल बॉन्ड N, और ये जो बॉन्डिंग है ये p ऑर्बिटल के कोलेटरल ओवरलैपिंग से बन रही है। आप जानते हो पाई बॉन्ड कैसे बनता है, p ऑर्बिटल के कोलेटरल ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनता है। p ऑर्बिटल ये बॉन्ड बना रहा है, इसलिए इसको बोल रहे हैं p पाई बॉन्डिंग। नाइट्रोजन का कार्बन के साथ में भी p पाई बॉन्डिंग बन सकता है, नाइट्रोजन खुद के साथ में भी बन सकता है और ऑक्सीजन के साथ में भी बन सकता है। जैसे आप देखते हो साइनाइड के अंदर ये वाला बॉन्ड प्रेजेंट है, मल्टीपल बॉन्ड, N डबल बॉन्ड O भी हम देखते हैं, या N ट्रिपल बॉन्ड N भी हम देख रहे हैं। यहाँ पर ये जो बॉन्डिंग है दैट इज कॉल्ड p पाई बॉन्डिंग, लेकिन बाकी मेंबर्स में ये पॉसिबल नहीं होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन का p ऑर्बिटल जो है वो कार्बन ऑक्सीजन के ऑलमोस्ट सिमिलर साइज का है, इसलिए इनके बीच में बॉन्डिंग जो है वो इजीली हो जाती है। बट फॉस्फोरस का p ऑर्बिटल उसका साइज ज़्यादा है, और अगर ये ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के साथ बॉन्डिंग करना चाहेगा तो भी ये नहीं कर पाएगा ड्यू टू इट्स लार्जर साइज। तो यहाँ पर फॉस्फोरस जो है वो p पाई बॉन्डिंग जो है वो नहीं कर पाएगा, ठीक है, ड्यू टू लार्जर साइज। ये एक एनोमेलस बिहेवियर हो गया, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है। नाइट्रोजन जो है दैट फॉर्म्स p पाई बॉन्डिंग। तो अब सवाल उठता है कि फॉस्फोरस और बाकी सब पाई बॉन्ड कैसे बनाएंगे। ये बाकी सब जो है वो पाई बॉन्ड बनाते हैं
डी पाई बॉन्डिंग के थ्रू। सो फॉस्फोरस भी कुछ कंपाउंड में डबल बॉन्ड शो करता है, बट वो पी पाई बॉन्डिंग नहीं होता है, वो जो है वो डी पाई बॉन्डिंग होता है, डी पाई बॉन्डिंग। दैट मीन्स फॉस्फोरस का डी ऑर्बिटल पाई बॉन्डिंग में इंक्लूड हो सकता है। जैसे आप देखते होंगे पी डबल बॉन्ड ओ, H3PO4 में भी पी डबल बॉन्ड ओ आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ये वाला जो बॉन्ड है दिस इज डी पाई बॉन्डिंग। सो ये एक एनोमलस प्रॉपर्टी इसका हो गया। उसके बाद में एक क्वेश्चन बनता है कि जो नाइट्रोजन सिग्मा बॉन्ड है वो फॉस्फोरस सिग्मा बॉन्ड से वीक होता है। दैट मीन्स अगर आप देखो नाइट्रोजन सिग्मा बॉन्ड जहाँ भी है, अगर उसको फॉस्फोरस सिग्मा बॉन्ड से कंपेयर करो तो हम एक कॉमन आइडियोलॉजी ये कहता है कि नाइट्रोजन का स्मॉल साइज है तो एक हो सकता है ये वाला जो बॉन्ड होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, ये वाला जो बॉन्ड होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, जबकि फॉस्फोरस का जो है वो लार्जर साइज है जिस वजह से बॉन्ड वीक होना चाहिए। बट यहाँ पर स्मॉल साइज होने के साथ में लोन पेयर भी प्रेजेंट है। सो लोन पेयर जब पास होंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जिस वजह से ये वाला जो बॉन्ड है नाइट्रोजन बॉन्ड ये वीक हो जाता है, जबकि फॉस्फोरस बॉन्ड जो है वो कंपेरेटिवली स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये वाला क्वेश्चन आप थोड़ा सा देखना, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है कि नाइट्रोजन सिग्मा बॉन्ड फॉस्फोरस से वीक क्यों है। तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है लोन पेयर रिपल्शन। सो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ऑफ द नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या होता है? लोन पेयर्स। ओके। और फोर्थ जो एनोमलस बिहेवियर जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि नाइट्रोजन डी पाई बॉन्डिंग नहीं बना पाता है बट फॉस्फोरस बना पाता है, जैसे कि पी डबल बॉन्ड ओ, R3P डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे डी पाई बॉन्डिंग आपको देखने को मिल रही है। इसके अलावा जो फॉस्फोरिक एसिड वगैरह होता है इसमें भी आपको डी पाई बॉन्डिंग जो है देखने को मिलती है, जैसे H3PO4 में, H3PO2 में, इन सभी में। सो ये जो है ये भी एक बिहेवियर है। नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल है ही नहीं तो डी पाई कैसे बनाएगा? इसके पास पी ऑर्बिटल है तो ये पी पाई बनाएगा। और फॉस्फोरस वगैरह के पास भी पी ऑर्बिटल है बट पी ऑर्बिटल का साइज बड़ा है, इसलिए पी पाई बॉन्डिंग यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो ये बात हो गई नाइट्रोजन के एनोमलस बिहेवियर की। इसको एक बार आप फिर से रिवाइंड करके देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। चलिए अब हम बात करेंगे इनके रिएक्टिविटी के। देखिए रिएक्टिविटी जो है वो हाइड्रोजन के साथ में सबसे पहले हम देखते हैं। तो देखिए हाइड्रोजन से अगर अपन देखें तो इनका जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरली ज़्यादा होता है, तो ये -3 जो है आपका ऑक्सीडेशन स्टेट इनमें मिल जाएगी। और ये हाइड्रोजन के साथ में इस तरीके के कंपाउंड बनाएंगे 3 वैलेंसी के साथ में, जैसे अमोनिया हो गया, PH3 हो गया, जन आपका ASH3 हो गया, एंटीमनी का हाइड्राइड हो गया और बिस्मथ का हाइड्राइड हो गया। कभी भी ये 5 वैलेंसी वाला हाइड्राइड नहीं बनाते, जैसे कि PH5 या NH5 या ASH5, इस टाइप के कंपाउंड आपको देखने को नहीं मिलते हैं। जबकि आप हम पढ़ते हैं फॉस्फोरस का वैलेंसी जो है वो अप टू 6 जा सकता है और 5 वैलेंसी तो काफ़ी कंपाउंड में होता है, जैसे PCl5, PF5, इन सब में फॉस्फोरस का 5 वैलेंसी हमें देखने को मिलता है। बट ये हाइड्रोजन के साथ में 5 वैलेंसी वाला हाइड्राइड कभी नहीं बनाता है। सो इसके पीछे रीज़न क्या है ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि PCl5 बनता है बट PH5 नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब हाइब्रिडाइजेशन होगा, जब बॉन्डिंग होगी तो यहाँ पर इसका बॉन्डिंग होगा s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग से। सो s ऑर्बिटल के साथ में जो ओवरलैपिंग है वो इतना इफेक्टिव नहीं होता है, जिस वजह से PH5 यहाँ पे नहीं बनता है, बट यहाँ पे p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग इफेक्टिव होता है। ठीक है। सो ये इसका रीज़न होता है ड्यू टू inactive that due to weak overlapping of s orbital in case of PH5। देखिए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है PH5 में, sp3d। ओके, सो sp3 ऑर्बिटल s ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैपिंग जो है इतना स्ट्रांगली नहीं कर पाता है, जबकि sp3d ऑर्बिटल p ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्ग कर पाता है। खैर इसका हाइड्रोजन वगैरह के साथ में केवल 3 वैलेंसी वाले कंपाउंड बनेंगे, जैसे NH3 हो गया, PH3 हो गया, आर्सेनिक का हाइड्राइड हो गया, एंटीमनी का हाइड्राइड हो गया और बिस्मथ का हाइड्राइड हो गया। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ कुछ पूछता है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो देखिए ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो है वो अप टू डाउन चलने पे डिक्रीज होती है, यानी डाउन टू अप चलने पे इंक्रीज होती है। ये सारी प्रॉपर्टी कौन कौन सी? इनका थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा किसका है? अमोनिया का। सबसे कम किसका है? बिस्मथ का।
बेसिक स्ट्रेंथ, ये क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार पूछता है। बेसिक स्ट्रेंथ दैट मीन्स सबसे अच्छा बेस कौन है, अमोनिया है। सबसे वीक बेस कौन है, बिस्मथ वाला हाइड्राइड है। उसके बाद में बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल भी किस में ज़्यादा होगा, अमोनिया में ज़्यादा होगा। सबसे कम इसका होगा, क्योंकि सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन ऊपर क्लाइम करते हैं, इनके बीच का रिपल्शन बढ़ता है, जिससे बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है। ओके, देन आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें, सो यहाँ पर स्मॉल साइज होने की वजह से NH3 में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। और सॉल्युबिलिटी इन वाटर की बात करें तो ये देखो वाटर के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होने की वजह से। सो अमोनिया जो है वो वाटर में इजीली सॉल्युबल होता है। लेबोरेटरी में जो आप देखते हो ना अमोनिया का सॉल्यूशन, बिकॉज जनरली अमोनिया क्या होता है, गैस होता है, बट लेबोरेटरी में जो आप सॉल्यूशन देखते हो दैट इज द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया, दैट इज नॉट लिक्विड अमोनिया, दैट इज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया। सो दैट मीन्स वाटर में भी ये सॉल्युबल है। सो डाउन टू अप चलने पर ये चीज़ें, थर्मल स्टेबिलिटी, बेसिक स्ट्रेंथ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड सॉल्युबिलिटी इन वाटर, ये सब प्रॉपर्टीज डाउन टू अप चलने पे बढ़ेगी। और जो इनका रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ है वो अप टू डाउन चलने पे बढ़ेगा। रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ का मतलब होता है किसी को इलेक्ट्रॉन डोनेट करके रिड्यूस करने की पावर। सो आप जानते हो लार्जर साइज होगा तो इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट करेगा, इसलिए रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ अप टू डाउन चलने पे बढ़ेगी। सो इसका जो है ट्रेंड का एक ऑर्डर आप लिख सकते हैं, ये एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं इनकी हेलोजन के साथ में रिएक्टिविटी की। सो देखो हेलोजन के साथ में ये जो है वो पेंटा हेलाइड भी बना सकता है, बट नाइट्रोजन नहीं बनाता है। नाइट्रोजन है वो ट्राई हेलाइड ही बनाएगा, जैसे NF3, NCl3। अब बाकी सब नहीं बनता है क्योंकि इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इतना नहीं होता है। सो NF3 जो है वो मोस्ट स्टेबल नाइट्रोजन का ट्राई हेलाइड है, जबकि NF5, NCl5 ये सब कभी नहीं बनेगा, क्योंकि नाइट्रोजन का स्मॉल साइज है। स्मॉल साइज पे 5-5 बॉन्ड्स को ये ओवरलैपिंग के थ्रू स्टेबल नहीं कर सकता है। प्लस नाइट्रोजन की मैक्सिमम वैलेंसी भी हमने कितनी पढ़ी, 4 पढ़ी, क्योंकि नाइट्रोजन के पास में d ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है एक्स्ट्रा बॉन्ड्स को बनाने के लिए। बट जो फॉस्फोरस वगैरह है वो ट्राई हेलाइड भी बना सकता है, दैट मीन्स PCl3, PF3 और पेंटा हेलाइड भी बना सकता है, PCl5, PF5 ये सब, या SBF5 ये सब बना सकता है। ये मैक्सिमम 6 वैलेंसी वाला भी बना सकता है फ्लोरीन के साथ में, SBF6 नेगेटिव, ठीक है, ये भी बन सकता है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3d2 है, और जो शेप होगी वो यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल होगी। इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है पेंटा हेलाइड का, वो हाइब्रिडाइजेशन आप काउंट कीजिए, इसका होगा आपका sp3d। सो इसका जो शेप होगा PCl5 का वो इस तरह से होगा, देखिए PCl और एक ऊपर और एक नीचे। तो यहाँ पर जो बॉन्ड लेंथ होती है ना वो भी अलग अलग होती है। ये वाला बॉन्ड लेंथ और ये वाला बॉन्ड लेंथ डिफरेंट होता है। ऐसा क्यों होता है, इसका आंसर आप फाइंड कीजिए कि ऐसा क्यों होता है, कि एक्सियल बॉन्ड लेंथ आर डिफरेंट देन इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ। और आप यहाँ जब देखेंगे तो एक्सियल बॉन्ड लेंथ जो है वो छोटा होता है इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ से। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। इनका रिएक्टिविटी आप ऑक्सीजन के साथ में देखते हैं। तो देखिए ऑक्सीजन के साथ में भी ये +3 और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले ऑक्साइड्स बनाते हैं, जैसे E2O3 टाइप के कंपाउंड भी बना लेंगे और E2O5 टाइप के कंपाउंड भी बना लेंगे, जैसे N2O5 आप देखते हैं, या P2O3, इस तरीके के कंपाउंड्स। अब देखिए हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंपाउंड जो है वो ज़्यादा एसिडिक होंगे, दैट मीन्स हायर ऑक्सीडेशन स्टेट किसका है, इनका। ये वाले कंपाउंड ज़्यादा एसिडिक होंगे, और इनका जो एसिडिक करेक्टर है वो अप टू डाउन चलने पे डिक्रीज होता है। तो इसको आप हाइड्राइड वाले से लिंक कर सकते हो। इनका जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वहाँ पे हमने क्या पढ़ा, बेसिक स्ट्रेंथ डाउन टू अप चलने पे बढ़ता है, दैट मीन्स एसिडिक स्ट्रेंथ डाउन टू अप चलने पे घटेगा, राइट। सो अप टू डाउन चलने पे जो एसिडिक स्ट्रेंथ है इनका ये बढ़ता है। ये आप ध्यान रखना कि इनका जो एसिडिक स्ट्रेंथ है ऑक्साइड्स का वो अप टू डाउन चलने पे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है। ओके, चलिए ये बात होगी इनके ऑक्साइड्स की। सो E2O3 और E2O5 टाइप का ऑक्साइड ये बना सकता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इनकी रिएक्टिविटी मेटल के साथ में। तो देखिए मेटल से ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सो मेटल क्या करता है, इन एटम्स को इलेक्ट्रॉन दे सकता है। अब क्वेश्चन होता है कितने इलेक्ट्रॉन देगा, तो आप जानते हो ये 3 इलेक्ट्रॉन लेके -3 ऑक्सीडेशन स्टेट बनाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पर
नाइट्राइड्स बनते हैं। नाइट्राइड्स में N पे -3 चार्ज जो है वो प्रेजेंट होता है। तो देखिए यहाँ पे कैल्शियम का नाइट्राइड हो गया Ca3N2। सो Ca3 क्यों? क्योंकि कैल्शियम +2 है, N -3 है, तो इनका स्टोइकियोमेट्री होगा Ca3N2। सो इस तरीके के नाइट्राइड्स ये बना सकते हैं, Ca3P2, Na3AS2, Zn3Sb2। सो मेटल के साथ में ये इस तरीके के कंपाउंड्स -3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंपाउंड्स बनाते हैं, बिकॉज मेटल से ये इलेक्ट्रॉन गेन करने में कैपेबल होते हैं। चलिए, ये हो गया इनका रिएक्टिविटी मेटल के साथ में। अब हम इनके कंपाउंड्स को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। नाइट्रोजन देखेंगे, देन एक अमोनिया को डिस्कस करना है, और उसके बाद में जो नाइट्रिक एसिड है HNO3 उसको डिस्कस करना है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं डाई नाइट्रोजन की, दैट मीन्स N2 की। तो देखिए, N2 को हम लेबोरेटरी में कैसे बनाएंगे? सो लेबोरेटरी के अंदर आप अमोनियम क्लोराइड, इसकी रिएक्शन NaNO2 के साथ में जब करवाएंगे, सोडियम नाइट्राइड के साथ में करवाएंगे, तो देखिए यहाँ से जो है NaCl आपको मिल गया एक साइड प्रोडक्ट, और उसके साथ में H2O आपको मिल गया। ओके, NaCl आपको मिल गया और H2O आपको मिल गया। सो यहाँ पे क्या बच रहा है? नाइट्रोजन और नाइट्रोजन। सो ये N2 के फॉर्म में आपको मिलेगा। इस तरह से आप प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। सो अमोनियम क्लोराइड प्लस NaNO2 आपको मिल गया NaCl, साथ में मिल गया H2O और N2। ठीक है, सो ये आपके प्रोडक्ट्स होंगे, और इस तरह से हम N2 बना सकते हैं लेबोरेटरी में। इसके अलावा देखिए, इसको हम जो है अमोनियम डाइक्रोमेट के थर्मल डीकम्पोजिशन से भी बना सकते हैं। अमोनियम डाइक्रोमेट है ये NH4 होल ट्वाइस Cr2O7। सो Cr2O7 पे अपन जानते हैं -2 चार्ज होता है, अमोनियम पे +1 चार्ज होता है, इसलिए NH4 होल ट्वाइस Cr2O7। इसको जब आप हीट करोगे तो N2 मिलेगा, और साथ में वाटर और क्रोमेट आपको मिलेगा Cr2O3 -2। ओके, सो ये आपको कंपाउंड्स मिलेंगे बाई थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट। ओके, और ये जो थर्ड रिएक्शन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। इसको हम बेरियम अजाइड के थर्मल डीकम्पोजिशन से बना सकते हैं। सो देखिए, अजाइड क्या होता है? अजाइड होता है N3-, और अभी पिछली रिएक्शन में हमने पढ़ा था मेटल के साथ में N-3, उसको बोलते हैं नाइट्राइड। ओके, सो आप देखना बेरियम +2 होता है ना, तो ये दो N3 नेगेटिव है, इन पे -1 चार्ज है। तो इसको जब आप हीट करोगे तो आपको बेरियम और उसके साथ में N2 मिल जाएगा। काफ़ी सिंपल सी रिएक्शन है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो ये हो गए मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ N2। अब इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो इसमें सब कुछ लेस है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस और नॉन टॉक्सिक गैस है। हमारे चारों तरफ 78% है। सो नाइट्रोजन जो है वो नॉन टॉक्सिक गैस है, आप इजीली इसको इनहेल करते हो, एक्सहेल भी करते हो, बट कुछ भी एडवर्स इफेक्ट हमारी बॉडी पे ये नहीं डालती है। देन इसके आइसोटॉपिक फॉर्म दो होते हैं, एक तो नाइट्रोजन 14 और एक नाइट्रोजन 15। ध्यान रखना, ये एलोट्रॉप नहीं बनाता है, बट इसका आइसोटॉप प्रेजेंट होता है। एलोट्रॉप और आइसोटॉप दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। अब एक क्वेश्चन जो है एग्जाम में काफ़ी बार पूछता है कि जो है नाइट्रोजन रूम टेम्परेचर पे कोई रिएक्शन नहीं करता है, इनर्ट होता है, बिल्कुल लेस रिएक्टिविटी शो करता है, इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि नाइट्रोजन के पास में है ट्रिपल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक होने के लिए काफ़ी ज़्यादा एनर्जी चाहिए, जो कि रूम टेम्परेचर पे अवेलेबल नहीं होती है। तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे? बिकॉज ऑफ हाई बॉन्ड एंथैल्पी। सो N2 इज लेस रिएक्टिव बिकॉज ऑफ हाई बॉन्ड एंथैल्पी। ये हो गई इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब देखिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी कुछ केमिकल रिएक्शंस की। तो देखिए, नाइट्रोजन N2 लिथियम के साथ में जब रिएक्शन करेगी तो सेम नाइट्राइड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, नाइट्राइड बना। देन मैग्नीशियम के साथ में भी N2 जो है वो नाइट्राइड बना देता है। सो ये दो रिएक्शंस आपको ध्यान में रखनी है। मेटल्स के साथ में ये नाइट्राइड्स बनाते हैं। उसके बाद में ये वाली रिएक्शन वर्ल्ड फेमस रिएक्शन है, जिसको नेक्स्ट अमोनिया में भी हम पढ़ेंगे। हेबर प्रोसेस इसको अपन बोलते हैं। सो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके अमोनिया बनाता है, बट इसके लिए आपको टेम्परेचर चाहिए 773 केल्विन, और ये जो रिएक्शन है ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, दैट मीन्स इक्विलिब्रियम वाला रिएक्शन ये होता है। इसी तरह से 2000 केल्विन के ऊपर ये ऑक्सीजन के साथ में NO गैस भी बनाता है, और ये भी जो है वो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है।
चलिए, ये बात हो गई नाइट्रोजन के बारे में। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब दो और कंपाउंड हमें पढ़ने, एक तो अमोनिया और दूसरा है नाइट्रिक एसिड। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं अमोनिया की। तो अमोनिया का जो प्रिपरेशन है, जैसा कि मैंने आपको बताया, वर्ल्ड फेमस एक रिएक्शन है जिसको बोलते हैं हेबर प्रोसेस। हेबर प्रोसेस में क्या चाहिए? नाइट्रोजन चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए, उन दोनों के कॉम्बिनेशन से अमोनिया बनता है। और टेम्परेचर कितना चाहिए? 773 केल्विन। और इस रिएक्शन के अंदर जो हीट ऑफ रिएक्शन है दैट इज -46.1 किलो जूल पर मोल। देखिए अमोनिया कैसे बनता है उसको हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। देखिए, सबसे पहले इन दो इनलेट्स के थ्रू N2 और H2 गैस को इंसर्ट करवाया जाता है, जो यहाँ पे आके एक ट्यूब के अंदर मिल रही है। और यहाँ पे एक कंप्रेसर है जो प्रेशर को बढ़ाता है। प्रेशर को इसलिए बढ़ाते हैं क्योंकि गैस की प्रॉपर्टी होती है दूर दूर भागने की। सो जब तक कंप्रेस नहीं करेंगे तो N2 और H2 आपस में एक दूसरे को अप्रोच नहीं करेगी। सो यहाँ पे प्रेशर हम मेंटेन कर रहे हैं 20 मेगा पास्कल का। उसके बाद में ये N2 और H2 जो है वो कैटलिस्ट के कांटेक्ट में आती है। इस रिएक्शन के अंदर जो कैटलिस्ट होता है वो होता है आपका Al2O3 साथ में K2O, ठीक है। सो उसके साथ में आयरन ऑक्साइड जो है वो कैटलिस्ट का यहाँ पे काम करता है। और जो टेम्परेचर है वो ऑलमोस्ट 773 केल्विन या 700 केल्विन हम मेंटेन करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, N2 और H2 आपस में मिलके अमोनिया का फॉर्मेशन करना शुरू करते हैं कैटलिस्ट के कांटेक्ट में आने के बाद में। और इस यहाँ से ये अमोनिया जो है वो वाटर के अंदर डिजोल्व होना शुरू हो जाती है, लिक्विड अमोनिया जिसको अपन बोलते हैं। अब जो अमोनिया वाटर में डिजोल्व नहीं हुई है दैट मीन्स प्रोडक्ट नहीं बना पाई है। N2 और H2 जो है प्रोडक्ट जो नहीं बना पाया है वो फिर से एक पाइप के थ्रू, ट्यूब के थ्रू एक पंप में जाता है और वो पंप फिर से इसको यहाँ कंप्रेसर के अंदर इंक्लूड कर देता है। और फिर से ये कैटलिस्ट के कांटेक्ट में आएगी, वाटर में डिजोल्व होगी। अगर नहीं डिजोल्व होगी तो फिर से ये पंप में जाएगी और फिर से कंप्रेस होगी। तो ये प्रोसेस जो है वो हेबर प्रोसेस कहलाता है। इसको आप ध्यान रख सकते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, अब हम बात करते हैं अमोनिया की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो देखिए, अमोनिया जो है आप जानते हो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, इसलिए जो है वाटर के अंदर कैसा होगा, सॉल्युबल होगा। उसके बाद में इसका जो एक्वस सॉल्यूशन है वो बेसिक होगा, बेस होगा, बट जो कैसा बेस होगा, वीक बेस होगा, क्योंकि OH- का फॉर्मेशन जो है वो वहाँ पे हो जाता है। सो ये OH- जब बनेगा वाटर के अंदर तो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड वहाँ पे बन जाता है NH4OH। सो अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस आप सब जानते हो, ठीक है। सो अमोनिया गैसियस फेज में एक स्ट्रॉन्ग बेस है, बट वाटर के अंदर जैसे मिलाओगे तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, जिसकी वजह से ये वीक बेस का तरह काम करने लग जाता है। ये थोड़ा आप ध्यान रखना। इसके बाद में देखिए, अगर कॉपर के ऑक्साइड के साथ में इसका अगर आप रिएक्शन कराते हो तो ये N2 रिलीज करेगा और कॉपर को रिड्यूस कर देगा, कॉपर के ऑक्साइड को रिड्यूस कर देगा कॉपर के अंदर, और साथ में वाटर भी ये बनाता है। अब अमोनिया जो है वो एसिड के साथ में अमोनियम का सॉल्ट बनाएगा, जैसे HCl के साथ में अमोनियम क्लोराइड बना लेगा, H2SO4 के साथ अमोनियम का सल्फेट बना लेगा। और वीक बेस है इसलिए ये जो है हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में प्रेसिपिटेट भी हो जाएगा किसी भी मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर। इसी तरह देखिए, FeCl3 के साथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्ट करता है सो अमोनियम क्लोराइड बन जाता है और साथ में आयरन का ऑक्साइड बनाता है, जो ब्राउन कलर का PPT हमें देता है। देन अमोनिया हम सब जानते हैं लुईस बेस होता है, लोन पेयर डोनेट कर सकता है इस वजह से, इसलिए मेटल के साथ में ये जो है वो एसिड बेस रिएक्शन देता है। जैसे कॉपर +2 के साथ में जब आप अमोनिया को रिएक्ट करवाते हो तो ये इसका कलर ब्लू से डीप ब्लू के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। सो यहाँ पर ये आप जान रहे हो एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन गया है। सो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में फिर DD ट्रांजिशन वगैरह की वजह से जो कलर की इंटेंसिटी है वो थोड़ी सी आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। इसी तरह से आप जानते हो कि सिल्वर जो है क्लोरीन के साथ में AgCl का व्हाइट PPT बनाता है। ये एक फेमस रिएक्शन है। सिल्वर जब भी क्लोरीन के साथ में रिएक्ट करेगा सो AgCl बनता है जो कि व्हाइट PPT होता है। बट ये PPT जब आप इसमें अमोनिया डाल देंगे तो इसका कलर जो है वो कलरलेस हो जाता है, व्हाइट से हटके कलरलेस हो जाता है बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपाउंड। सिल्वर के पास जो क्लोरीन था उसको अमोनिया ने रिप्लेस कर दिया है और ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन गया। और क्लोरीन अब जो है एज अ काउंटर आयन प्रेजेंट है। सो ये कंपाउंड बन जाए AgNH3 होल ट्वाइस और क्लोरीन इज प्रेजेंट एज दी काउंटर आयन। सो ये जो AgCl का प्रेसिपिटेट होता है ये अमोनिया के अंदर जैसे आप इसमें अमोनिया मिक्स करोगे तो ये कलरलेस में कन्वर्ट हो जाता है। सो ये अमोनिया की कुछ फेमस रिएक्शंस हैं, इनको आप लिख सकते हैं।
नेक्स्ट देखिए हम बात करते हैं नाइट्रिक एसिड की। सो नाइट्रिक एसिड जो होता है वो होता है HNO3, एक HNO2 भी होता है, उसको हम नाइट्रस एसिड बोलते हैं। तो ध्यान रखना नाइट्रिक एसिड सिलेबस में है, नाइट्रस एसिड सिलेबस में नहीं है। सो नाइट्रिक एसिड को लेबोरेटरी में कैसे बना सकते हैं, सोडियम नाइट्रेट और H2SO4 को रिएक्शन करवा के सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा और साथ में नाइट्रिक एसिड जो है यहाँ पे बनेगा। सोडियम यहाँ चला गया और एक हाइड्रोजन इधर आ गया, सो NaHSO4 साथ में HNO3। सो इजीली इस तरह से सब्सटीट्यूशन आप कर देंगे तो आपको ये रिएक्शन याद रहेगा। अब आपको अगर लार्ज स्केल पे बनाना है HNO3 को, सो एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं ओस्टवाल्ट प्रोसेस। सो अमोनिया के लिए प्रोसेस था हेबर प्रोसेस, यहाँ पर HNO3 के लिए जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड ओस्टवाल्ट प्रोसेस। सो देखिए ओस्टवाल्ट प्रोसेस में क्या होता है, हम अमोनिया को आयरन मींस एयर के प्रेजेंस में, और ये कैटलिस्ट है यहाँ पे प्लेटिनम और रोडियम गॉज एट कैटलिस्ट, 500 केल्विन टेम्परेचर है, 9 बार का यहाँ पे प्रेशर है। तो यहाँ पे इनिशियल क्या बनेगा, NO बनेगा, हमने जो है यहाँ पे जो है NO बनेगा, साथ में वाटर बनेगा। अब देखिए फिर से ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में जब NO आएगा तो NO से बन जाएगा NO2। ओके, सो पहले क्या हुआ, अमोनिया और ऑक्सीजन क्या बना, NO बना और साथ में वाटर बना। अब ये NO फिर से ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आया तो क्या बना, NO2 बना, और ये NO2 जब वाटर के कांटेक्ट में आएगा सो HNO3 यहाँ पे आपको बनता हुआ दिखाई देगा, साथ में NO गैस बनेगा। ये NO फिर से इस स्टेप में भेज दिया जाएगा ऑक्सीजन के कांटेक्ट में, NO2 बन जाएगा, फिर से वाटर के साथ में HNO3। सो ये इस तरह से ये जो एक प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं ओस्टवाल्ट प्रोसेस। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है ओस्टवाल्ट प्रोसेस, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं नाइट्रिक एसिड की स्ट्रक्चर की। तो देखिए नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसा है, ये नाइट्रोजन है, ठीक है, इसका मैक्सिमम वैलेंसी जो है वो 3 होता है। तो देखिए एक ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, और ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ H, तो ये HNO2 बन गया। अब इसके पास एक लोन पेयर भी है, सो ये नाइट्रस एसिड का स्ट्रक्चर बन गया है। अब ये एक अपना लोन पेयर जो है वो ऑक्सीजन को डोनेट कर देता है, दैट मीन्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देता है, बिकॉज ऑक्सीजन के पास मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन थे, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट थी और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा थे। तो इस तरह से एक जो ये जो फोर्थ जो बॉन्ड बन रहा है दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सो ये स्ट्रक्चर है HNO3 का। अब ये एक प्रोटॉन देने के बाद में आप जानते हो यहाँ से ये प्रोटॉन देगा तो ये O पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये नेगेटिव चार्ज फिर रेजोनेंस भी यहाँ पे करेगा। सो ये एक प्रोटॉन देने के बाद इसका स्ट्रक्चर ऐसा हो जाता है, और बॉन्ड एंगल 120 डिग्री है यहाँ पे, इसको आप देख सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर हो गया HNO3 का। अब देखिए नाइट्रिक एसिड की कुछ प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस कर लेते हैं। सो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर नाइट्रिक एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करता है, और ये हाइड्रोनियम आयन और नाइट्रेट आयन देता है, दैट मीन्स H प्लस और NO3 नेगेटिव देता है। तो ये H प्लस क्या होगा, H प्लस H2O के साथ में मिलके H3O प्लस बनाता है। सो हाइड्रोनियम आयन का मतलब H प्लस ही है, कंफ्यूज मत होइएगा यहाँ पे। वाटर के साथ में मिलके H प्लस जो है H3O प्लस बनाता है। सो वाटर के अंदर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और हाइड्रोनियम आयन दैट मीन्स H प्लस और साथ में NO3 नेगेटिव आपको देगा। उसके बाद में concentrate nitric acid is a strong oxidizing agent and attacks most metal except noble metals such as gold and platinum. गोल्ड एंड प्लेटिनम को छोड़ के ये किसी भी और मेटल को ऑक्सीडाइज करने में कैपेबल है। सो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, जैसे कि कॉपर के साथ में HNO3 जब आप इसको डाइल्यूट वाले को भी रिएक्ट करेंगे सो कॉपर का नाइट्रेट बनेगा, साथ में NO और H2O। कॉपर के साथ में कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड को जब आप काम में लेंगे तो भी सेम प्रोडक्ट बट साइड प्रोडक्ट NO2 और वाटर बन रहा है यहाँ पे। सो ये दो रिएक्शंस हैं कॉपर के साथ में, आप ध्यान रखना। यहाँ पे डिफरेंस क्या है, जब आप डाइल्यूट और कंसनट्रेट HNO3 ले रहे हैं तो डिफरेंस साइड प्रोडक्ट में, यहाँ पे साइड प्रोडक्ट बन रहा है NO और यहाँ पे साइड प्रोडक्ट बन रहा है NO2। इसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सो जब कॉपर के साथ में आप डाइल्यूट HNO3 लेते हैं तो कॉपर का नाइट्रेट तो बनेगा ही, यहाँ भी कॉपर का नाइट्रेट बनेगा, बट वाटर यहाँ पे भी बनेगा, यहाँ पे भी बनेगा, बट जो डाइल्यूट HNO3 है उसमें NO बनेगा और जो कंसनट्रेट है उसमें NO2 बनेगा। देन बैलेंसिंग वगैरह तो ये आप इसको कर सकते हैं। तो ये वाली रिएक्शन आप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखिए। उसके बाद में देखिए
देखिए कुछ मेटल है जैसे क्रोमियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये वाली मेटल जो है वो डाइल्यूट इसमें कंसनट्रेट HNO3 के अंदर डिजोल्व नहीं होता। इसका रीज़न क्या है कि इन मेटल्स के ऊपर जो है एक ऑक्साइड का फिल्म बन जाता है जो उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। जैसे ये एयर के कांटेक्ट में आएगा, इनका ऊपर एक ऑक्साइड का फिल्म बन जाता है, जैसे क्रोमियम के ऊपर क्रोमियम का ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के ऊपर एल्यूमिनियम का ऑक्साइड। तो ये ऑक्साइड फिल्म इसको मेटल को प्रोटेक्ट करके रखती है, जिस वजह से ये HNO3 में डिजोल्व नहीं हो पाता। अब देखिए जो HNO3 है वो इतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि ये नॉन मेटल्स को भी ऑक्सीडाइज कर देता है। जैसे कि ये जो है आयोडीन को ऑक्सीडाइज कर देता है आयोडिक एसिड के अंदर, और ये जो कार्बन है उसको CO2 के अंदर ऑक्सीडाइज कर देता है, सल्फर को ऑक्सीडाइज H2SO4 के अंदर कर देता है, और फॉस्फोरस को फॉस्फोरिक एसिड के अंदर, दैट मीन्स H3PO4 के अंदर ये ऑक्सीडाइज कर देता है। तो यहाँ आप देख सकते हो I2 से HiO3, कार्बन से CO2, सल्फर से H2SO4 और फॉस्फोरस से H3PO4 ये बना देता है। साइड प्रोडक्ट जो है वो सभी के अंदर क्या है, NO2 और वाटर। सो ये वाली रिएक्शन को आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। सो I2 को HiO3 में, दैट मीन्स आयोडिक एसिड में, कार्बन को CO2 के अंदर, सल्फर को H2SO4 के अंदर और फॉस्फोरस को H3PO4 के अंदर ये कन्वर्ट कर देता है। कौन? कंसनट्रेट HNO3, और साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा, NO2 के साथ में वाटर। ओके, सो ये रिएक्शन है, इसको आपको ध्यान में रखना है। फिर एक बहुत ही फेमस टेस्ट होता है नाइट्रेट आयन के लिए, जिसको अपन बोलते हैं ब्राउन रिंग टेस्ट। ब्राउन रिंग टेस्ट, नाइट्रेट क्या होता है, NO3 माइनस। सो जब हम प्रैक्टिकल्स में जब हम रेडिकल टेस्ट करते हैं तो वहाँ पे नाइट्रेट का कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है ब्राउन रिंग टेस्ट। तो देखो ब्राउन रिंग टेस्ट के अंदर क्या होता है, यहाँ पे जो है Fe+2 जो है वो नाइट्रेट को रिड्यूस करने में कैपेबल होता है NO के अंदर। ओके, सो यहाँ पे Fe+2 जो है ये NO3 को रिड्यूस करेगा NO के अंदर, और फिर एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता है FeH2O5NO+2। और ये जो कंपाउंड है ये दोनों, जहाँ दोनों लिक्विड का जो सरफेस मिलता है वहाँ पर ये ब्राउन कलर के रिंग के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। सो इसलिए इसको अपन बोलते हैं ब्राउन रिंग टेस्ट। तो देखिए जो फेरस सल्फेट है Fe+2 कहाँ से आएगा, FeSO4 से आएगा, फेरस सल्फेट से आएगा। सो फेरस सल्फेट को आपने नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के मिक्सचर के अंदर आपने मिक्स किया, और जहाँ पे ये दोनों मिक्स होंगे, दोनों लिक्विड्स, और इसको मिक्स कैसे करते हैं, बिल्कुल धीरे धीरे टेस्ट ट्यूब की वॉल के साथ में मिक्स करते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे दोनों लिक्विड्स का जंक्शन होगा वहाँ पे एक ब्राउन कलर का रिंग बनता है, जिसको बोलते हैं ब्राउन रिंग टेस्ट। तो ये एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, ब्राउन रिंग टेस्ट में कौन सा कंपाउंड बनता है, FeH2O5NO+2। ठीक है, यहाँ पर ये जो NO है ना, ये NO पॉजिटिव फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है, जिसको बोलते हैं नाइट्रोसोनियम लिगेंड। तो ये जो NO है दैट इज नॉट NO नेगेटिव, दिस इज NO पॉजिटिव, नाइट्रोसोनियम लिगेंड। इसका मतलब यहाँ पे Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है अगर ये NO पॉजिटिव है तो। सो देखो ये +2 है बॉक्स पे, तो और ये NO+1 वाला है तो Fe+1 है, दैट मीन्स आयरन जो है वो +2 से कन्वर्ट हो रहा है +1 के अंदर यहाँ पे। सो ये एक स्पेशल केस है, स्पेशल टेस्ट है जिसको बोलते हैं ब्राउन रिंग टेस्ट। फिर से आप देख लीजिए, आयरन सल्फेट को, फेरस सल्फेट को हम HNO3 और H2SO4 के सॉल्यूशन में जब मिक्स करेंगे तो जो जंक्शन है वहाँ पे एक ब्राउन रिंग बनता है। और ब्राउन रिंग किस वजह से बन रहा है, ये NO इस कंपाउंड के साथ के आयरन के हेक्सा एक्वा कंपाउंड के साथ में कांटेक्ट में आ रहा है, और NO कहाँ से आ रहा है, NO को यही रिड्यूस कर रहा है आयरन ही नाइट्रेट से NO के अंदर। सो ये ब्राउन रिंग टेस्ट हो गया। इस ग्रुप 15 में इतना ही है। आई होप आपको ये ग्रुप 15 समझ में आया होगा। जितना क्विकली और जितना सिंपली मैं आपको समझा सकता था मैंने अपना पूरा कोशिश किया है। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करके अपने फ्रेंड्स के साथ में सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ में मैं केमिस्ट्री से रिलेटेड या बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड काफ़ी सारी पोस्ट अपनी वेबसाइट पर भी डालता रहता हूँ, तो आप वेबसाइट को भी चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे ग्रुप 16 को, दैट मीन्स ऑक्सीजन फैमिली को। Thank you very much for watching.